गडकरी जी का पुल बनता है तो उसके एक पिलर में जितनी लागत आएगी उतनी लागत पे तो 7 कब्रिस्तान बाउंड्री हो जाएंगे कि हेमवती नंदन, बहुगुणा चंद्रशेखर जी से लेके जो है एनडी तिवारी साहब से लेके एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और जैसे धामी जी हैं उत्तराखंड में, वो भी जो है छात्र राजनीति से रहे हैं। नमस्कार साथियों, शब्द रंग में एक बहुत करीबी आदमी आए हैं। मेरी तो परिचय आज ही हुआ है। ये करीबी हैं अखिलेश यादव जी के, और इनको टिकट फाइनल हो गया था। सीतापुर से सांसद का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन किस्मत ये थी कि वो सीट कांग्रेस को चली गई। हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत भी गया वहाँ से। तो आप सोचिए, अगर वो बंटवारे में सीट सपा के पास ही रहती और सपा से अगर हमारे प्रत्याशी लड़ते तो आज वो सांसद होते, लेकिन वो सांसद नहीं है फिलहाल। लेकिन आज हमारे साथ है, उनका नाम आप लोग तो सीतापुर के नाम से समझ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ, धनंजय उपाध्याय। तो स्वागत है धनंजय जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेश। धनंजय जी, एक आम तरीका जो हुआ करता था 90 से लेके जो है 2010 तक का, अगर आप देखें राजनीति में आने का, तो वो छात्र संघ कहीं न कहीं से उसका जरिया बनता था। तो लखनऊ से आप कब आए, और क्या मैं सही कह रहा हूँ छात्र संघ के माध्यम से आप राजनीति में आए? हाँ, शुरुआत हम लोगों की तो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से ही है। और वो दौर था जब छात्र राजनीति को एक बदनाम करने की कोशिशें भी चल रही थी कि छात्र राजनीति में जो छात्र नेता काम कर रहे हैं वो गुंडे हैं, मवाली हैं, और उसके आधार पे छात्र संघों को ख़त्म करने की एक बहुत पुरानी साजिश चलती रही थी, जो बाद में कामयाब भी हो गई शायद। जो बाद में कामयाब हुई जी। 1995 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के तहत ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, जो आज बाद में लागू भी हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को लागू न होने देने के लिए पूरे देश के छात्र एकजुट हुए जी। और जिस सिफारिश ने कहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली जाएं और उच्च शिक्षा पर बजट खत्म किया जाए जी, पूरे देश का छात्र आंदोलित हुआ और उस छात्र संघ की ताकत को राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए उस वक्त की सरकार के लोगों ने पहचाना जी। और उसको खतरा मान करके एक साजिश रची गई, और वो साजिश कहीं न कहीं बाद के दिनों में कामयाब हुई। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के तहत छात्र संघों पे ताला लगा दिया गया। तो छात्र संघों पे जब ताला लग गया, उसके बाद से आप बहुत उभरते हुए छात्र नेता आपको नहीं मिलेंगे, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज की युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से हम बताना चाह रहे हैं कि हेमवती विश्वविद्यालय के राकेश धर त्रिपाठी मंत्रिमंडल में रहे, सुभाष जी रहे मंत्रिमंडल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो एक श्रृंखला है। छात्र राजनीति में जीता हुआ प्रेसिडेंट या महामंत्री या उपाध्यक्ष कभी न कभी ऐसा होता था, और प्रोबेबिलिटी जिसकी 90% से ज़्यादा थी कि वो लोग एमएलए बनते थे, मंत्री बनते थे, और कितने चीफ मिनिस्टर का नाम तो हमने गिना दिया, और इसी में एक प्रधानमंत्री भी जोड़ लीजिए, चंद्रशेखर जी को भी। तो जब ये लोग छात्र राजनीति से आते थे तो कहीं न कहीं से उनके अंदर एक राजनीति का, देखिए राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, उस आयोग ने समझा राजनीति बुरी चीज़ है। राजनीति ही तो देश का भाग्य बदलता है, देश का भाग्य बनाता है, देश को संवारता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से राजनीति में कुछ लोग जा रहे हैं
तो निश्चित रूप से एक सर्टेन वातावरण में वो पले बढ़े लोग होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं और कई कई साल विश्वविद्यालयों में देते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं। तो जब वो किसी पद पर पहुंचते हैं तो उस कीमती वक्त जिसको जाया हुआ मान के बैठ जाते हैं लोग, उसका लाभ आम जनता को मिलता है। तो ये असल में साजिश एक बहुत पुरानी रही है कि आप अक्सर सुनते होंगे समाज में जी कि भाई हमको राजनीति से क्या लेना देना, विशेषकर जो पढ़ा लिखा समाज है जी 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 वो कहता है, और वो भी अपने बच्चों को भी कहता है कि भाई आपको राजनीति से क्या लेना देना। जी हम लोग अपने छात्र राजनीति के दिनों से भी इस बात के बहुत पुरजोर समर्थक रहे कि जब राजनीति हमारा भविष्य तय करती है, जब राजनीति हमारा ब्रेड और बटर तय करती है, जी जब राजनीति ही ये तय करती है कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब राजनीति ही तय करती है कि इस देश में शांति अमन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एक पढ़े लिखे नौजवान को या एक आम शहरी नागरिक को, जिम्मेदार नागरिक को राजनीति क्यों नहीं तय करनी चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है। इसको एक खास तौर से मध्यम वर्ग और उसके ऊपर वाला वर्ग जो है इसको गंभीरता से नहीं लेता और इवन वोट डालने नहीं जाते हैं कि चलो साहब नागनाथ और सांपनाथ में चुनना है तो किसी न किसी को हो जाने दो। कहीं न कहीं से इसमें जो हमारे राजनीति के किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हों, उनका व्यक्तिगत आचरण और व्यक्तिगत जो है उनकी दुनिया भी एक्सपोज हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लगता है। तो कई बार लोग ये भी सोचते हैं इनको हम जिताने क्यों जाएं, या हराने इनमें ही हमारा क्या इंटरेस्ट है। खैर, एक सर गंभीर विषय मैं आपके के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं और उसमें आपकी राय भी चाहिए हमें। एक कहावत है, सपा जैसे हुई, बसपा जैसे हुई और अब तो भाजपा भी, ये कहीं न कहीं से ये लोग गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। ये सभी पार्टियों में मूल थॉट होता है। लेकिन जब भाजपा उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, कांग्रेस हुआ करती थी और सपा रहती थी और बहुत दिन तक रहा, आपके समय तक वही रहा होगा, तो उसमें देखा ये जाता है कि आदमी जब नया नया यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, जिस समय तक, वो बेसिकली कम्युनिस्ट होता है। और एक कहावत भी है कि अगर आप 21 साल में कम्युनिस्ट नहीं हुए तो आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर आप 35 साल के बाद भी कम्युनिस्ट हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है। तो जब यंग जनरेशन जब यूनिवर्सिटीज़ में जाती थी और कहीं न कहीं वो जो है सपा जैसी पार्टी या जो है कम्युनिस्टों के साथ वो ज़्यादा क्लोज होती थी, तो जो पौध आती थी यूनिवर्सिटीज़ की, वो आती थी जो है एक सोशलिस्ट माइंडेड आती थी। तो शायद ये षड्यंत्र का भी हिस्सा हो कि इनको हम क्यों पाले पूछे, हम पूंजीवादी व्यवस्था की जो है लड़के क्यों ना निकालें, और इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। जी जी नहीं राजेश जी, जो आपने ये बात बड़ी गंभीर कही कि जब नौजवान विश्वविद्यालयों में परिसरों में आता है तो वो उसके अंदर उतना जोश होता है और उसकी दुनिया पूरी उसकी मुट्ठी में होती है, और वो समय उसके जीवन में जब अन्याय, चाहे प्रशासन का हो चाहे राज्य सरकारों का हो, जो भी फैसले, जिन फैसलों के खिलाफ जब नौजवान अपनी आवाज़ उठाता है, उससे वो जो सीखता है और बाद के दिनों में उसको ये पता चलता है कि ये जो फैसले उस समय किए गए वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थे, तब वो नौजवान राजनीति के भी खिलाफ खड़ा होता है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है। और उस प्रक्रिया के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हम लोगों के समय लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में थे। कुछ लोग उसमें से छात्र संघों में भी जाने में कामयाब हुए, कुछ लोग छात्र संघ नहीं भी पहुंचे। लेकिन बाद के दिनों में वो जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आए, हिंदुस्तान की संसद में गए, तो एक बहुत अच्छा काम किया। हमारे अभी पिछली सरकार जब अखिलेश जी की मुख्यमंत्रित्व काल में थी, अरविंद कुमार सिंह गोप थे, हमारे ओम प्रकाश सिंह जी बीएचयू के लीडर रहे। इन लोगों ने जब 5 साल का कार्यकाल किया
तो जब आप इसका रिपोर्ट कार्ड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कई तमाम मंत्रियों से बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने दी। जी 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 जी, वो तो मैंने पहले ही बताया जी। कि वो वेल बैक्ड होते जी, हैं जी। और फुल एनर्जी तो नेचुरली रहेंगे और एजुकेशन लेवल भी उनका जो है एक सर्टेन स्तर से ऊपर ही होता है। तो छात्र राजनीति में आप आए तो नेचुरली बहुत थंडर एज में आप आए होंगे, तो सपा की ओर या कम्युनिस्ट देखिए बहुत एक महीन सी लकीर है कि प्रभावित जो है सारा सिस्टम एक ही जगह से है, वो जर्मनी से आयातित भी जो है समाजवाद है, जो कार्ल मार्क्स ने जिसके जनक रहे हैं, और उसको जो है रिफॉर्म करके लोहिया जी लेके आए। लोहिया जी के साथ भी वही रहा है। और जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी जो है इसके कृपलानी जी के कारण, जो आचार्य कृपलानी के कारण, तो जब से ये देश स्वतंत्र हुआ तो कहीं न कहीं से गांधी जी बिरला मंदिर में जो है सुनाते थे कथा, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अगर सच पूछा जाए तो पूंजीपतियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने पूरे आंदोलन को फंड किया, और मोतीलाल नेहरू भी अगर आप देखें तो एक जो है एक प्रोमिनेंट जो है फंडर थे, फंड देने वाले थे जो कांग्रेस को चलाने में। और स्वराज भवन कभी आप इलाहाबाद में जाइए तो देखिएगा वहाँ गांधी जी रुका ही करते थे वहाँ पे। तो पैसे की तो जरूरत देखिए हर जगह पड़ती है। लेकिन जब स्वतंत्र हो गया देश और एक आम आदमी के जनमानस में आता है कि ये जो और नेशन बिल्डिंग है, ये सिर्फ जो है मजदूरों के दम पे, सिर्फ गरीबों के दम पे जो है देश नहीं बनाया जा सकता, तो कांग्रेस जो है कहीं न कहीं से डेवलपमेंटल स्कीम लाई। डेवलपमेंटल स्कीम के फायदे तो मिलेंगे बाद में, अगर सड़क बन रही है तो उसका फायदा तो आम आदमी को मिलेगा, लेकिन सड़क बनने के प्रक्रिया में जो फायदा मिलेगा वो अडानी को मिलेगा। तो ये प्रक्रिया है। तो आप ये तो मैंने मान लिया कि समाजवाद की ओर झुकाव आपका रहा होगा, लेकिन आप समाजवादी पार्टी में कैसे आए? समाजवादी पार्टी में आने का एक कह सकते हैं कि डेस्टिनी से ही प्रेरित रहा वो मामला। उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी थे जी, और वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में आए। और लखनऊ विश्वविद्यालय में आने से पहले मुलायम सिंह जी ने एक फैसला लिया था जी, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि छात्र नेताओं पर और छात्रों पर लगे हुए जितने भी मुकदमे हैं वो हम वापस ले लेंगे। और हम भी एक उर्दू रिसर्च सेंटर के आंदोलन के तहत हमारे ऊपर भी एक मुकदमा हो गया था जी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब चूंकि जब पढ़ाई लिखाई के दौर में आदमी होता है तो नौकरी की तैयारी करता है और तमाम कैरियर के दिमाग में रहती हैं चीज़ें। तो जब मुलायम सिंह जी आए तो उनका कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया, जिसको हमने निजी तौर पे ये ठीक नहीं माना जी। और हमने उन कार्यकर्ताओं का विरोध कर दिया। और उसी दिन पुलिस ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, और कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता और हम लोगों को भी उठा करके 7-17 लगा दिया। हाँ, हम लोगों को भी जो है वो थाने में बंद कर दिया गया शाम तक के लिए। और अगले दिन अखबारों में छपा कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए 7 सपाई गिरफ्तार। जी। तो मैं बिना पर्ची कटाए हुए ही सपाई डिक्लेयर हो गया। और बाद में जब मैं नेताजी से मिला, उनकी बातचीत हुई मेरी, बहुत सारे मुद्दों पर वो बहुत क्लियर रहते थे। और विशेष उनके अंदर एक चीज़ थी कि वो छात्रों और नौजवानों के हित में रहते थे। चाहे एक बार लड़के गलती भी कर रहे हों, लेकिन वो लोकतांत्रिक मूल्यों में इतनी उनकी आस्था थी कि वो छात्र नौजवानों का साथ देते थे। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह जी जब 2003 में शपथ लिया उन्होंने जी, तो शपथ ग्रहण समारोह से सीधा हेलीकॉप्टर लेकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उतरे जाकर के, और उन्होंने भी वहाँ बहुत सारे फैसले छात्र हित में लिए।
जी जी जी। तो छात्रों के प्रति और नौजवानों के प्रति जो समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, उस स्टैंड से ने हमको समाजवादी पार्टी का सदस्य बना दिया एक देखिए, तरीके से। नौजवानों का तो वो बहुत साथ देते थे, और ख़ास तौर से नौजवान चाहे जैसा हो, नेताजी साथ देते ही थे। तो एक बड़ा मशहूर फ्रेज है कि बच्चों से गलती तो हो ही जाती है, जी, वो बलात्कार के संदर्भ में था। तो इस तरह के हाई लेवल पे साथ देने वाले समाजवादी मुलायम सिंह जी के साथ आप जुड़े तो सफ़र भी अच्छा रहा होगा। जी नहीं, बहुत अच्छा है। हम लोग अभी भी गर्व महसूस करते हैं इस बात पर कि हम समाजवादी की जो आंदोलन है उसके अंदर हम लोग अपना योगदान दे पा रहे हैं। आज हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, बहुत ही सूझबूझ के साथ पार्टी को बहुत आगे तक ले आए हैं, और आज देश के, मैं कहूँ तो विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के रूप में पूरे देश में स्थापित किया है उन्होंने। समाजवादी पार्टी को बहुत ऊपर तक ले गए हैं जी। और हम लोग अभी भी कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में भी जो आने वाले दिन हैं चुनाव के, सरकार आए। हाँ, वापस हम लोग सरकार में आए। जी। अच्छा, ये एक हालांकि सक्सेशन नॉर्मल है, जो ओरिजिनल पार्टीज है, और ख़ास तौर से किसी पिता ने उस पार्टी को खड़ा किया तो उसके पुत्र का एक ढंग से अधिकार बनता है। इसको आप परिवारवाद कह दें, कुछ भी वाद कह दें, लेकिन वास्तव में फैक्ट तो ये है कि ये सत्य है, और वो नेचुरल वारिस भी है जी। तो लेकिन जैसे लालू और तेजस्वी या अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी, सक्सेशन तो मिला मुलायम सिंह जी का अखिलेश जी को, लेकिन क्या आपको राजनीति दोनों की एकदम अलग अलग ध्रुव पे टिकी हुई नहीं दिखती है कि अखिलेश जी की राजनीति मुलायम जी की राजनीति से एकदम अलग है? हाँ ठीक है, देखिए स्वाभाविक भी है। माननीय मुलायम सिंह जी का जो डेवलपमेंट है, अगर आप पूरे हिस्ट्री में जाएंगे तो वो जिस दौर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो दौर भी अलग था जी। तो ये जनरेशन गैप है, इस कारण से आया। और आज दौर अलग है। हाँ, आज तो निश्चित रूप से आपको उसमें काम करने के लिए साधन भी अलग चाहिए जी और सोच भी नई चाहिए। जी। तो ये जो परिवर्तन जो आप कहना चाह रहे हैं, वो परिवर्तन मैं अपनी नज़र से उसको परिवर्तन के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं इसको एक प्राकृतिक जो स्वाभाविक बदलाव है प्रकृति का, उसी के रूप में इनको मैं पाता हूँ। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो मुझको जो खास तौर से नज़र आता है कि हर राजनीतिक पार्टी का लक्ष्य है पावर में आना, और ये कोई गलत नहीं है। बनी ही इसीलिए है कि वो सरकार में आए तभी तो चलाएगी, तभी तो अपनी आइडियोलॉजी जो है जमीन पे उतार पाएगी। आप देखिए कि एक लक्ष्य तो होता है सत्ता, इसको गाली की तरह लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच है। सत्ता ही हर पार्टी का लक्ष्य है, और जिसको कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सत्ता पाने के लिए जो मार्ग है और जो साधन है, वो मुलायम सिंह जी का अलग था और अखिलेश जी का अलग है। तो टिप्पणी करने से पहले अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा सा और जो है, हाँ, थोड़ा सा विस्तार दे दूं कि मुलायम सिंह जी अतीक के कुत्ते से हाथ मिला सकते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर भरे मंच पर, लेकिन अखिलेश जी उसको धक्का दे के भगा सकते हैं। ये अंतर है। तो ये किन परिस्थितियों, सिर्फ परिस्थितियां हैं, समय है, बस नहीं, उस अंतर को जो आप कहना चाह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, ये लोग इस समाज की सच्चाई ही थे। हाँ हाँ। और जनता ने उनको चुन करके भेजा भी था जी, कुछ को कई बार भेजा जी। लेकिन जब 2012 में क्रांति रथ लेकर के अखिलेश यादव जी निकले थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, तो एक आपको वो भी एक बात याद होगी कि एक बड़े नेता पश्चिम के थे, उनको पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर डीपी यादव, खुल के नाम लीजिए। हाँ, डीपी जी। हाँ। तो उनके खिलाफ एक लाइन का स्टैंड अखिलेश यादव जी ने लिया था, और वो स्टैंड कहीं ना कहीं उनकी सोच को
परिलक्षित उसी दिन उसने कर दिया था। और जब 2012 से 17 तक सरकार भी रही जी, तो आप देखेंगे किसी कि को फटकने नहीं दिया नजदीक। हाँ, कभी उन्होंने अपने काम में, सरकार में कभी भी कोई अनावश्यक हस्तक्षेप जो है वो इस तरह की ताकतों का नहीं होने दिया। तो ये बात तो सच है कि एक राजनीतिक शुचिता के ऊपर जो है अखिलेश जी यकीन करते थे, और शायद अखिलेश जी, अभी तो इनकी उम्र ही क्या हुई है राजनीति में, लेकिन अगर सपा की आप बात करेंगे, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेताओं की बात करेंगे, तो मोस्ट रिस्पेक्टेड नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के ऊपर आप आरोप लगा दीजिए कि ये रिवर फ्रंट घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, देखिए इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि जब कोई काम होता है तो मुख्यमंत्री के लेवल का अधिकारी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता है, और अगर आप जो है शक्ति नहीं रखते हैं प्रशासन में तो कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार हो ही जाता है। नहीं, उसके नीचे के लेवल में। राजेश जी देखिए, अभी क्या है, जैसे एक सवाल उठाया रिवर फ्रंट पे, जी, अहमदाबाद में जो एक रिवर फ्रंट बना, जी, उससे कई गुना अच्छा लखनऊ वासी, राजधानी वासियों के लिए गोमती को ठीक करके एक सुंदर रिवर फ्रंट की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री ने की, और व्यवस्था के तहत जब टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं तो उसमें अनुभव मांगा जाता है। उन्हीं कंपनियों को मौका मिलना स्वाभाविक है, मिलना हाँ, जिन्होंने अहमदाबाद में काम किया या और कहीं काम किया। हाँ, कहीं काम किया हो। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो 8 साल से आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, और 8 साल से लगातार जांच चल रही है। एक भी कोई ऐसा बिंदु, एक भी कोई ऐसी चीज साक्ष्य के रूप में तो नहीं आई है, तो आरोप लगा देना तो बहुत आसान है। देखिए सर, भ्रष्टाचार तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है, 7 साल तक जांच होती है, तो शायद ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। हो सकता है कि 7 साल से आप जांच कर रहे हैं और आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले जांचकर्ता की जांच कर डालिए, होना वो चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहा है। होना चाहिए। और जो अधिकारी इसके अंदर फंसते हैं, कलम का दस्तखत मुख्यमंत्री का नहीं होता है, वो अधिकारी का होता है, और अधिकारी एक दूसरे को बचाते रहते हैं और पेपर के अंदर इस तरह से जो है दांव पे चलाते रहते हैं। अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। और ये जो प्रेजेंट सरकार जीरो टॉलरेंस वाली है, उसके ऊपर ये दाग है। अगर रिवर फ्रंट दाग है समाजवादी पार्टी के ऊपर, देखिए सच क्या है, झूठ क्या है, हुआ क्या है, नहीं हुआ है क्या है, इससे मुझको मतलब नहीं, लेकिन आपके ऊपर आरोप है तो आपके ऊपर दाग है, और आप जांच करके कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं, तो योगी जी आपके ऊपर भी दाग है। दाग दोनों तरफ है। नहीं, अभी देखिए एक चीज और है, जब इस पर बात आ गई वर्तमान मुख्यमंत्री पर, समाजवादी सरकार में जितने अच्छे काम हुए, मेट्रो चली आज, ठीक है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बड़ा परिवर्तन, अच्छा काम किया, अच्छा काम, एक्सप्रेसवे से लेकर के और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, जी, ठीक है। नई सरकार ने क्या किया आने के बाद, जो काम अधूरा था, जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए था, उसको तो भ्रष्टाचारों के आरोप में ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जो काम हमने किए थे, यानी समाजवादी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो काम करके एग्जीक्यूट कर दिए थे, उन पर अपना लेवल चिपकाने का काम किया। अच्छा, जैसे इकाना स्टेडियम में उन्होंने नाम बदल दिया, ठीक है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल बनाया जो, उसमें उन्होंने अपना नाम बदल दिया, ठीक है, मेट्रो जहां तक आई उस पर भी उन्होंने फीता काट दिया जाकर के। तो पिछले 8 साल हो गए इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में, कोई ऐसा काम वो अपना नहीं लेकर के आए, सिर्फ और सिर्फ या तो उन्होंने आरोप लगाए या फिर जो पुराने काम थे उन पर लेबलिंग करने का काम किया। जी 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 जी। तो ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कि अभी चुनाव 29 में होंगे, 27 में होंगे, और 27 में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा हो
जो 27 के बाद पूरा होगा, है ना। लंबी लंबी प्रोजेक्ट चलते हैं 3-3, 4-4 साल के। जी। तो 27 के बाद अगर आप सत्ता में आ जाते हैं और वो सड़क या वो पुल या वो कोई भी जो है स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो आप योगी जी को बुलाएंगे कि साहब आइए फीता काटिए, आपके समय शुरू हुआ था। नहीं, वो एक तो आपको व्यवस्था- क्यों बुलाया जाए? नहीं, बुलाने का सवाल नहीं है। तो सवाल किसने किया नहीं, सवाल ये है, देखिए, हाँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम लखनऊ में मिला आपको, जी उसका नामकरण कर दिया। नामकरण करना उनके हक में, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा नहीं मैं कहता हूं। जी वो उन्होंने कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम नहीं किया। जी उद्घाटन करना बहुत अच्छी बात है, उद्घाटन काम पूरा जब हुआ तो उद्घाटन कर लिया आपने, लेकिन जिन कामों का उद्घाटन हो चुका है उनका दोबारा उद्घाटन होना, या जिनका नाम खाली अपने नाम से रख करके जी आप उसको अपने खाते में लाने की कोशिश करना। जी जी जैसे इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ को मिला, जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन भी ऑलमोस्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट उद्घाटन भी कर दिया, तो ओपीडी चालू कर दी थी। नहीं, ओपीडी की तो मशीन की पैकिंग भी नहीं खुला था, उद्घाटन हो गया हाँ, था। उद्घाटन हो और गया। लोक भवन बनाया जो है जी हाँ, लोक भवन इतना बड़ा बनाया, लोक भवन बनाया, लोक भवन में किसी दिन बैठे ही नहीं पाए। नहीं बैठ पाए। कुछ हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे दोस्त थे, रोज जो है राजीव रंजन जाते थे समीक्षा करने, अखिलेश जी जाया करते थे, लेकिन वो अभाग्यशाली रहा उनके हाँ, लिए। ठीक है। जिस बिल्डिंग को बनवाया, जिस कमरे को सजवाया, वहाँ जाके योगी जी बैठ रहे। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल, लेकिन आज उससे जनता को लाभ हो रहा है। एक हाँ। हाईटेक ऑफिस मिला हुआ है जी मुख्यमंत्री जी का। जी 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 आप पुलिस व्यवस्था पे जाएंगे, इतना शानदार डीजीपी का ऑफिस बना करके दिया। हाँ, वो इलाहाबाद वाले थोड़े नाराज हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर उठा लाए जो है लखनऊ। नहीं, ठीक है, अब वो तो उस समय के जो फैसले हैं, जी फैसले सर्वसम्मति से ही होते हैं। जी 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 लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनकी अच्छा, हवाई जहाज का हवाई अड्डा कितने आप छोड़ के गए थे अखिलेश जी? नहीं, हवाई जहाज के अड्डे, हवाई अड्डे कितने आप छोड़ के गए थे? नहीं, हवाई अड्डे देखिए जितने भी उस समय या वर्किंग थे, आप 47 के बाद से लेके उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे जोड़ लीजिए और फिर योगी जी के शासनकाल के हवाई अड्डे जोड़ लीजिए। अगर आप हवाई अड्डे देखिए, समय की मांग के अनुसार बहुत सारी चीजें बढ़ती घटती रहती हैं, जी ठीक है। अब हवाई जहाज की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले तो सब्जेक्ट आया था भारत सरकार का। भारत सरकार के सब्जेक्ट आने के बाद आप, अगर हम कोरोना के बाद हजारों गाड़ियां, रेलगाड़ियां यातायात की बंद कर दी गई, जी ठीक, उस पर कोई सवाल नहीं है। जी इस देश का आम आदमी जिसकी एक लाइफलाइन थी रेलवे, ठीक है, सस्ते दामों में, सस्ते किराए में लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते थे। सर, एक प्रश्न पे हम लोग थोड़ी देर टिकते हैं। हवाई अड्डे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए योगी जी ने? बढ़ाए, ठीक है। अच्छा, जो क्राइम है जिसके लिए अखिलेश जी भी माने जाएंगे कि उन्होंने 1090 वगैरह दे के जो है क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की, तो क्या योगी जी ने क्राइम कंट्रोल करने में अखिलेश जी की बात को ही आगे नहीं बढ़ाया है? इसका आप लोग श्रेय अखिलेश जी को दीजिए और कहिए कि जो है क्राइम कम हुआ है। नहीं, क्राइम देखिए ऐसा ना, क्राइम जिस तरह से चश्मे से देख करके कम किया जा रहा है, आप देखिए कि एफआईआर दर्ज होना ही आज के दिन में बहुत बड़ा काम हो गया है। और जब आंकड़े में एफआईआर दर्ज होगी ही नहीं तो आपको डाटा में तो कम नजर आएगा। सर, 0 एफआईआर, मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, जो दिख रहा है, जो एफआईआर कम है या ज्यादा है, लेकिन सड़क पे जो दिख रहा है। अभी हम लोग जब बिहार पे आएंगे तो हम बात करेंगे कि बिहार में जहां 7 बजे के बाद पटना के स्टेशन का जो लास्ट कोना है, वहां से आगे जो है महिलाएं नहीं जा पाती थी, वहां आज जाती हैं। और सहयोग रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अखिलेश जी का भी सहयोग रहा और चीज़ें सुधरनी शुरू हो गई थी, क्राइम कंट्रोल शुरू हो गया था। लेकिन अखिलेश जी का क्राइम कंट्रोल था, अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो पुजारा मॉडल ठीक ठीक चल रहा था। और वीरेंद्र सहवाग की तरह आके जो है ठोका जो है योगी जी ने, जहां गलत किया वहां ठोका गया। और शायद ये जो है पुराने जमाने का आदिकालीन सिस्टम हो सकता है, लेकिन कामयाब तो वही हुआ। देखिए, आज अपराध को नियंत्रित करने में मैं इस
बात से सहमत हूं कि अपराध को नियंत्रित करने में हमें कुछ सफलताएं दिख रही हैं, लेकिन उन सफलताओं के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। उस टेक्नोलॉजी का, जिस टेक्नोलॉजी से उत्तर प्रदेश पुलिस पहले बहुत बुरी तरह जूझा करती थी जी। हजारों की संख्या में गाड़ी, हजारों के सारे थानों को अपडेट किया। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसका लाभ उठा रहे हैं। उसका लाभ अब मिल रहा है केसों को सुलझाने में या अपराधियों को पकड़ने में। तो आप उनके योगदान को कम नहीं कर सकते। मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन बुलडोजर तो अखिलेश जी के भी जमाने में था, तो जेसीबी से कई गुंडा का घर गिरा। मायावती जी ने गिराया अतीक का, लेकिन अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में कई गुंडा का घर गिरा। नहीं, देखिए, ये जो बुलडोजर आज चल रहा है या पॉपुलर हुआ है शब्द, तो हमने तो इस लोकतंत्र में न्यायपालिका बनाई थी। कितना बुलडोजर न्यायपालिका के आदेश से चल रहा है? नहीं तो जहां न्यायपालिका के आदेश जब भी हुए होंगे, चाहे पहले की सरकारों में, अगर न्यायपालिका के आदेश के तहत कोई बुलडोजर चल रहा है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं। सर, जितने बुलडोजर चले हैं सब न्यायपालिका के आदेश के परिप्रेक्ष्य में है और कानून सम्मत है। नहीं, योगी जी को सुप्रीम कोर्ट उठा के टांग देता, 1 मिनट नहीं लगता। और यहाँ पे अधिनायकवाद नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिस केस को मानता है उस केस को जो है रिजेक्ट करता है, खारिज करता है, पूरा कानून खारिज करता है। ये न्याय सम्मत नहीं होता। नहीं, हम मान रहे हैं तो ये चल ही नहीं सकता था। आप देखिए ना कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय इनकाउंटर हुए, ढेरों की संख्या में इनकाउंटर हुए। शायद ही कोई ऐसा इनकाउंटर है जिसके खिलाफ लोग न्यायपालिका के दरवाजे नहीं खटखटा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, अन्याय पूर्ण तरीके से पुलिस ने कार्रवाई कर दी, तो वही लोग तो आखिर दरवाजा खटखटा रहे हैं न्यायपालिका का। जी, तो लेकिन अभी तक जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है, अब भाई बात तो कहीं न कहीं से लोगों को लगेगी, न्यायपालिका की तो बात आप छोड़ दीजिए, एक आम आदमी को भी लगेगा कि साली गाड़ी पलटने का जो सिलसिला शुरू हुआ, धड़ाधड़ पलट रही है गाड़ी। आप चाहे वो इलाहाबाद के जो हमारे ज्ञानपुर वाले विजय मिश्रा रहे हों, अब वो गिरफ्तार हो रहे हैं तो पूरा परिवार चिल्ला रहा है कि जान का खतरा है यहाँ से यहाँ ले जाने में। अतीक मियाँ ने पीछे जो है पूरा मीडिया लगा था कि गाड़ी न पलटने पाए, लेकिन गाड़ी पलट रही है। अब आप इसका इंटरफेस देखिए, इंटरफेस ये देखिए कि गाड़ी पलटने में 99% जनता खुश हो रही है, क्योंकि गाड़ी चाहे वो दुबे हो, चाहे वो किसी और बिरादरी का हो। पंडित जी लोग कुछ नाराज हुए कि वो ये ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो गलत आदमी था, उसकी गाड़ी पलटी। देखिए, हम इसके पक्ष में हैं, गलत या अपराधी की कोई जात नहीं होती है और कानून का काम है कि सबको बराबर निगाह से देखना। आज जो सवाल उठ रहे हैं वो इसी बात पे उठ रहे हैं कि आज की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो लोग सरकार में हैं उन पर ये आरोप है, आप माने या ना माने। नहीं, हम कि वो कौन होते हैं मानने या ना मानने वाले? आरोप है तो वो एक विशेष चश्मे से देख करके अपराध में भी 2 कलर देख रहे हैं वो। और हमने इतिहास में देखा है कि अब जब अभी हम लोग राजनीति पे ही चर्चा कर रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आप देखेंगे, जब चुनाव में आती है, चाहे वो सत्ता में वहां हो ना हो, चुनाव की तैयारी में जब आती है तो वो मुद्दों से हट जाती है जी। अब मुद्दा क्या है? आज जनता का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनको इन असली मुद्दों से हट करके वो ले जाते हैं, किसी न किसी धार्मिक एंगल पे ले करके खड़ा करते हैं और वहां वो कोशिश करते हैं कि समाज में जनगणना हो जाए कि हिंदू कितने, मुसलमान कितने। और जनगणना में आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदुओं की ज्यादा है, तो वो असली मुद्दों से भागते हैं और जहां जहां मुद्दे उनको असली फेस करने पड़े हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना पड़ता है। अच्छा, एक चीज का मैं आपको एक बात पूछूंगा, क्या हिंदुओं को यूनाइट करने में
आप सपाइयों का हाथ नहीं है। आप तो उन्हें पकी रोटी देते हैं, पकी रोटी देते हैं। आप जब मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और मुसलमानों को एकजुट करके और उसका आप पूरा पूरा वोट लेते हैं, तो बदले में उनके पास तो ये कोई चारा ही नहीं है कि भाई मुसलमान तो हमको देगा ही नहीं, तो हम हिंदुओं से ले लें। अगर आप तुष्टीकरण बंद करिए तो ये हिंदूवाद बंद हो जाएगा, और अगर विपक्ष तुष्टीकरण बंद करे तो ये बंद हो जाएगा सर, निश्चित बंद हो जाएगा। ऐसा है ना, तुष्टीकरण का जो सवाल है, तुष्टीकरण शब्द बहुत बड़ा सवाल है। तुष्टीकरण, जिस चीज को ये लोग तुष्टीकरण कहते हैं, वो तुष्टीकरण नहीं है। वो है क्या कि जब समाज में हम मान लीजिए गरीबों की काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कोई गरीबों के लिए योजना लेकर के आए, तो उस योजना में जिस समाज के लोग ज्यादा गरीब हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ। जैसे हमें याद है कि 2012 में जब हम चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे थे, हाँ, तो वहां एक मुद्दा आया, डिमांड आई कि हमारे कब्रिस्तानों में बाउंड्री की जरूरत है। आप भी जानते हैं कि हिंदू लोग अपने शवों को जला देते हैं। हाँ। वहां कोई उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती बिल्कुल। लेकिन जहां चाहे क्रिश्चियनिटी में, हाँ, चाहे मुस्लिम बाउंड्री हो जाए तो अच्छी बात है, जहां दफनाया जाता है लोगों को, तो वहां पर उनको उसकी सुरक्षा की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। 2012 के मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में हम इस डिमांड को लेकर के आए जी। और जब मौका मिला, सरकार बन गई, हाँ, तो उसको पूरा करने का काम किया जी। जब हमने अपने घोषणा पत्र को पूरा करने का काम किया जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको कलर देने की कोशिश। सर, ये इतनी छोटी सी बात थी जी कि शमशान जो कब्रगाह है जी, उसकी बाउंड्री बनाना है जी, तो इसको काहे लिए अपने मैनिफेस्टो में लाना है, लोगों की और काहे लिए लोगों को बता, अरे आप कर देते हैं, ये तो छोटा सा काम है। जो गडकरी जी का पुल बनता है जी, तो उसके एक पिलर में जितनी लागत आएगी उतनी लागत पे तो 7 कब्रिस्तान बाउंड्री हो जाएंगे। ठीक बात। ये आपने डालकर ही तो उनको इकट्ठा किया कि बताओ ये उसको पिलर, ये तो चुपचाप करने वाली बात है। देखिए, आराम से कर दीजिए। हम इस बात से सहमत नहीं है जी। एक हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हर राजनीतिक दल एक घोषणा पत्र तैयार करता है, हाँ, तैयार और घोषणा पत्र में वो उन सारी बातों को रखना चाहता है जो पब्लिक से डिमांड में आती हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम ये काम करेंगे। सर बात तो अगर पब्लिक ने ये मांग रखा है तो हमने उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। हमने कोई चोरी छुपे या कुछ अलग से नहीं कर दिया। ये सर मिसफायर हुआ था उस चुनाव में, और इसलिए मुझको लगता है मेरी बात सही है, क्योंकि वो मिसफायर हुआ था। परिणाम को देख करके, परिणाम को ही देखकर, तो ये जो प्रबुद्ध वर्ग बैठता है आपके यहाँ जी, इस प्रबुद्ध वर्ग का काम यही होना चाहिए कि आप मिसफायर करने वाले पटाखे मत जोड़िए अपने। अभी देखिए, अब क्या है, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, सुनिए, उसी घोषणा पत्र में था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो अच्छा, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। उसी घोषणा पत्र में था कि हम लड़कियों को 30,000 रुपए देंगे, कन्या विद्याधन 20,000 रुपए देंगे, तो चला, वो भी खूब चला। उसी में था कि हम आएंगे तो हम लैपटॉप देंगे, और आप देखते हैं कि 17 लाख नौजवानों को लैपटॉप मिला। और यहीं अगर आप लिख देते कि हम मुसलमानों को लैपटॉप देंगे तो फेल हो गया होता। नहीं, हमने तो ये कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा, तभी तो सक्सेस है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में, या जो भी उन्होंने समाज को बरगलाने की कोशिश की, उसमें उन्होंने इन मुद्दों पे तो नहीं चर्चा की जो अच्छे काम हुए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलर देने के लिए हिंदू और मुसलमान गलत वो तो वही मारेगा जहां पे लूज गेंद फेंकी आपने। आप फुलटास फेंकोगे तो 6 मारेगा, आपने फुलटास क्यों फेंका? हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। अरे आप कहिए, हम तो आपका जवाब नहीं, गलत काम नहीं था। फुलटास कौन सी गलत गेंद है? आप नो बॉल तो मैं कह नहीं रहा हूँ। आप यार्कर फेंकने की कोशिश में नो बॉल पा गए और 6 पे उड़ा दिए। देखिए, अभी 2024 का आया है चुनाव जी, उत्तर प्रदेश में जी, तो अब यारकर भी देख रहे हैं, वो हमारी यारकर भी झेलेंगे। अभी तो हम लोग 37 सीट पे पहुंचे। नहीं, वहां पे उन्होंने फुल टास फेंक दिया था, 400 पार
अब आपने ले लिया कि संविधान बदल देंगे, यही लिए 400, सच्चाई भी थी, यही लिए ये 400 पार मांग रहे हैं। ओपन एंडेड नारा आया उनकी ओर से, यानी कि फुलटास। और आपके अखिलेश यादव जी 2 कदम आगे बढ़े, उसको जो है उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से, नहीं, और वो निकल गया, आप 37 आ गए। हमने सामाजिक संरचना पे अखिलेश जी ने भी काम किया, एक चीजों को समझने की कोशिश की, पीडीए का फॉर्मूला लेकर के आए जी, है ना। और सबसे अच्छा काम किया, टिकट अच्छे से बांटा। टिकट भी एक प्रक्रिया है, नहीं तो प्रक्रिया अच्छे में उम्मीदवार आप कुल यादव को दे देते, फिर पता चलता। टिकट को उन्होंने एक रेशनल तरीके से सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अखिलेश जी इज ए इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट, लेकिन अब गड़बड़ाते कहाँ पे हैं कि राहुल गांधी की पनौती चिपका लेते हैं। अगर वो राहुल गांधी से तेजस्वी पिछली बार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? सिर्फ 5000 वोट का अंतर था टोटल, जितना एनडीए को मिला और जितना इनको मिला। 5000, मैं गलत भी कह सकता हूँ, लेकिन बहुत माइनर अंतर था। लेकिन काहे नहीं बने आप बताइए? इसलिए नहीं बने कि 70 सीटें दी गई राहुल गांधी को, उसमें से वो 19 सीट जो है सिर्फ जीत पाए। और सत्ता में आने के लिए कितना था? 10 सीट और जीते, 5 सीट और जीत जाते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होते। आज फिर लगे हैं। और जो कांग्रेस को सीटें मिली, 37 तो आपको टोटल मिली ना, तो 37 तो अगर कांग्रेस ना भी होती तब भी आपको मिलती, शायद एक और बढ़ जाती। अभी तो ये तो चूंकि जो हुआ नहीं उस पर क्या कहा जाए। नहीं सर, देखिए चुनाव तो आंकड़ों का खेल है सर। और अगर आप आंकड़े को पिछले चुनाव के, ये हम लोग क्या जाने और क्यों जाने, ये तो ऐसा नहीं है। आपको उन आंकड़ों को अपने ढंग से जो है नए सिरे से उसको आप एनालाइज करेंगे उन आंकड़ों को, तो लगेगा कि शायद आपने गलती की, और आपने पता नहीं गलती की कि नहीं की सपा ने, लेकिन तेजस्वी ने तो गलती की थी। अभी देखिए इसमें क्या है कि जब इसमें कई बार ना आप समाज में कहीं भी होते हैं तो आपके कुछ दूरगामी लक्ष्य होते हैं, कुछ नज़दीक के लक्ष्य होते हैं। तो इस समय हिंदुस्तान को जो भारतीय जनता पार्टी की एक पूंजीवादी सरकार है, उससे हटाने के लिए, उस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए हमने एक गठबंधन बनाया, और उस गठबंधन में पूंजीवादी कांग्रेस को शामिल कर लिया। नहीं, हाँ, कांग्रेस सबसे समाजवादी हो गई। देखिए कांग्रेस ही के दौर में समाजवाद शब्द हमारे संविधान में आया जी। नेहरू जी समाजवादी नेता रहे, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, कांग्रेस के समय में आया। कब आया भाई साहब? क्या समाजवाद शब्द जो है संविधान में कब जुड़ा? कब? मुझे लग रहा है 70s में जुड़ा, इमरजेंसी के में जुड़ा। तो आप ये मान के चलिए कि अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी आपके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और अंबेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और कोई भी प्रोमिनेंट नेता हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित वर्ग का आता हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का आता हो, इन लोगों ने घनघोर मंथन किया और समाजवाद शब्द डालने के लिए कई बार प्रस्ताव आए और हर बार प्रस्ताव गिरे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद खास तौर से ये 43वां संशोधन में ये आया। तो क्या 43वां संशोधन आपको नहीं लगता कि इन्होंने संविधान की मूल भावना को पलटने का काम किया? इससे मूल भावना कहाँ पलटती भाई? हम तो समाज के अंतिम व्यक्ति को तो वो तो गांधी जी कहते थे, और जब संविधान सभा थी तो गांधी जी तो जिंदा थे, और गांधी जी अगर ने नहीं चाहा कि सुभाष जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो वो नहीं रहे, है ना। सीतारमैया
को हरा के वो आए थे, लेकिन तब भी नहीं रहे। तो गांधी जी अगर डलवाना चाहते तो डलवा न दिए होते। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा संविधान के अंदर संशोधन, और जबकि आपकी भी पार्टी, आपकी नेताजी जेल में थे, जो भाजपा के नेताजी थे जितने सब जेल में थे। उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप रहे होंगे तो आप भी जेल में रहे होंगे। मतलब जी जन्म का समय था, लेकिन अच्छा हुआ कि उस समय से काफ़ी जो है लेट जन्म हुआ। नहीं तो आप जिनके साथ जो है चुनाव का गठबंधन करके घूम रहे हैं वो लोग सब जेल में थे, और हम लोग तो पैदा हो चुके थे और ठीक ठाक हाई स्कूल इंटर में पहुंच गए थे। तो इमरजेंसी में ही जो चीज डाली गई, और गांधी से ज़्यादा अक्लमंद इंदिरा गांधी थी, ये मैं तो मानने से रहा। और उसको आप डाल दिया गया, इसको एक जो है घटना दुर्घटना समझ के उसको भूल जाइए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन महिमा मंडन करिए कि साहब समाजवादी शब्द हमारे संविधान में, समाजवादी तो आदमी रामायण में है, समाजवादी तो आप पैदा होते हैं, समाजवादी तो हिंदुइज्म के कण कण में है। तो नया क्या आप ला रहे हैं? नया ये है ना, देखिए बहुत सारे जो साधु हैं, जो बहुत सारे रावण जो हैं वो साधु के वेश में घूम रहे हैं। तो अब इसका क्या कर लेंगे? अब साधु की गलती नहीं है ना ये। नहीं, रावण तो साधु के वेश में ही होते तो हैं। अब उससे इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधु गड़बड़ हैं, आप इसको तो नहीं कह सकते। आप जिस शक्ल में आए थे इस देश में 2014 में, इस देश को संभाला आपने, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, विकसित भारत बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और अभी हाल में ही कहीं वार्ता के दौरान मैंने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो अभी भी देश के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई। आज तो गूगल का जमाना है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप अपना गूगल खोलिए और देखिए कि 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था कहां थी, वहां भी तीसरे नंबर पर थी। तो ये 11वें नंबर पर थी। नहीं, आप जब मनमोहन सिंह सरकार गई है, जी, वो 11वें नंबर दो पे आंकड़े हैं थी। उसके अंदर दो आंकड़े हैं। एक तरह से जब आंकड़ा आता है तो 11वें नंबर पे थी, और जो टोटल सकैलू क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, हाँ, तो जीडीपी में जब जाएंगे तो तीसरे नंबर पे आता है। तो सर जीडीपी पे ही खाली बात करते हैं। और मैं अपने कैमरा टीम से कहूँगा कि जिस समय एडिट करें इसको, दोनों जो है जीडीपी 11 की भी लगाएं। हाँ, लगाना चाहिए, 11 की भी लगाएं, और जब मनमोहन सिंह की सरकार 14 में की भी लगाएं, अभी की और भी साथ लगाएं। साथ एक और रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा कि उस समय देश पे कितना कर्जा था और आज देश पे कितना कर्जा है, जबकि हम अपनी सारी संपत्तियों को बेच रहे हैं। अच्छा, इसका तो हम लोग अलग से बात कर लेते हैं। अभी ही जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, नेचुरली आप अगर श्रेय लेना चाहें एज ए अपोजिशन, मैं आपको देता हूं। श्रेय कैसे देता हूं आपको? ये शुरू हुआ नरसिम्हा राव के जमाने में, इकोनॉमी ओपन हुई, और नरसिम्हा राव से मनमोहन सिंह उस समय भी इंस्ट्रूमेंट थे इसके, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें पी चिदम्बरम का भी बहुत बड़ा योगदान है। पी चिदम्बरम खास तौर से जो है जीएसटी लाने वालों में खास तौर से पी चिदम्बरम रहे, वो लागू नहीं कर पाए। तो आर्थिक सुधार में पी चिदम्बरम का भी सहयोग माना जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस में तो जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर उसके बाद राहुल गांधी, खत्म, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया देश के लिए। खैर, तो अगर आप देखिए तो ये प्रक्रिया वहाँ से शुरू हुई, और मोदी जी के जमाने में आते आते थोड़ा परिपक्व हो गया होगा, थोड़ा मैच्योर हो गया होगा सारा सिस्टम। लेकिन जो पेस मिला उसको,
आज की डेट में 2.25 करोड़ ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है, 2.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी जब मोदी जी ने ज्वाइन किया था हिंदुस्तान की गद्दी को। और आज आपके उत्तर प्रदेश की जीडीपी 1 ट्रिलियन होने के करीब पहुंच रही है। तो जो चीजें हो रही है देश की ही हो रही है, किस पार्टी ने किया किस पार्टी ने नहीं किया, क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए। और जैसे अगर भाजपा कहे कि साहब 14 के बाद से ही ये देश बना, यही तो कह रहे हैं ना, तो वो तो नहीं, वो देखिए वो भी गलत है। अगर जो भी कह रहा है, कोई सेंसिटिव आदमी ये नहीं कह सकता है। तो एक सतत प्रक्रिया के तहत जो है चल रहा है। डेवलपमेंटल वर्क कम या ज़्यादा रहा है, लेकिन हर सरकार का कुछ न कुछ योगदान रहा है और कोई न कोई वो प्रोजेक्ट लेके आई है हर सरकार। और अगर जनता के भलाई के लिए भी नहीं लाई है, अपने लिए ही समझ लो, तब भी वो प्रोजेक्ट लाई है कि अगर हमको खाना है तो प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो हम खाएंगे कहाँ से, कमीशन कैसे मिलेगा, ठेकेदार कैसे आएगा। ये बात आप कह सकते हैं और चर्चा में रहती ही भी है बात की। जी, तो डेवलपमेंटल वर्क तो हर सरकार की मजबूरी है, वो करती है अपने अपने ढंग से। और कुछ देखिए, इतना बड़ा देश है, आप नेहरू जी को खारिज कर सकते हैं? नहीं, तो नहीं कर सकते खारिज। कोशिश जो हम लोग सर, कोशिश आप अपनी धरोहर नहीं संभालते। वल्लभ भाई पटेल को ले गई बीजेपी, वो थे किसके? आपके थे, कांग्रेस के। अब आप चूंकि कांग्रेस से जुड़े इसलिए आपके थे। तो वल्लभ भाई पटेल को आपने क्यों नहीं दिया भारत रत्न? देखिए, आपकी सरकारें थी, क्यों नहीं दिया? हाँ ठीक है। आपको राहुल गांधी या राजीव गांधी का अचीवमेंट आपको लगता है कि वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा बड़ा, उनको दे दिया, इनको नहीं दिया? अब आप जब वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा फैब्रिकेशन है, बहुत चीजें जनता के सामने सच्चाई नहीं है। आखिर वल्लभ भाई पटेल जी को, हाँ, वल्लभ भाई पटेल जी अथवा हिंदुस्तान के गृह मंत्री की जिम्मेदारी किसने दी थी? अगर आप इस पे आएंगे तो एक टीम होती है, कहीं भी कोई भी सरकार बनती है, उनको देना पड़ता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। पूरी कांग्रेस कमेटी ने 14/0 से पास किया था कि वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। और गांधी जी ने मोतीलाल जी का अन्न खाए थे, तो उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को बनवा दिया। तो देखिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ संदर्भ इतना ही है कि हाँ, जो ये बड़े लोग, अच्छा, ले गए कि नहीं ले गए, हम जो कहना चाहते हैं, ये पूरे देश के, इनको जातियों में या इनको किसी दल में बांटना ये उचित नहीं होता। नहीं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। वो आपकी बात सही है, लेकिन वो कोई आपके गांव का मंदिर है, आप उसकी पुताई नहीं करवा रहे हैं। हम चले गए, हमने साहब जीर्णोद्धार करा दिया, पुताई करा दिया, भगवान के मंदिर में नतमस्तक हो रहे हैं, तो मंदिर तो आपका था, जनता तो मेरा गुण गाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, आप भी आखिर कोई बाहरी नहीं है, आप भी हिंदुस्तान के ही हैं, आप भी एक नागरिक हैं, और आपने भी अगर कोई जिम्मेदारी का निर्वहन किया तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, तो भाजपा हम इसको स्वीकार करते हैं। और जो रत्न, भारत रत्न दिया, वो भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार किसी की अरे नहीं। तो सर, सरकार तो जो है सरकार के आंख नाक कान तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होते हैं। अभी कहेंगे आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उनके निधन के उपरांत पद्मश्री का अवार्ड दिया, पद्म विभूषण दिया। हाँ, पद्म विभूषण का जो अवार्ड दिया, हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि अब मुलायम सिंह जी भाजपा में चले गए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सम्मान जो है, अब पद्म विभूषण दिया, उस समय मौजूदा सरकार थी हाँ, भाजपा की, तो भाजपा ने दिया। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार रही होती, अब मुलायम सिंह यादव जी को 25 साल तक न देते और 26वें साल फिर भाजपा आती और तब देते, तो लोग कहते नहीं कि भाजपा ने ये किया जो आपको करना चाहिए था। चरण सिंह को दे दिया। हाँ, आप समाजवादी चिल्लाते रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को दिया, क्यों नहीं दिया आपने कर्पूरी ठाकुर को? उनका योगदान कम है? नहीं। समाजवादी आंदोलन में
कर्पूरी ठाकुर एक बड़े नाम है। हाँ, तो हम तो इस मौके अच्छा, पे चरण सिंह की इतनी हम बात इस मौके करते पे हैं। यही कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोग हिंदुस्तान की सत्ता में बैठेंगे तो आप बैठे देखिएगा, थे, बैठे थे आप देखिएगा सर, बैठे थे। आप देखिएगा कि अखिलेश जी की लीडरशिप में कोई भी समाजवादी आंदोलन का पुरोधा जो है जी वो सम्मान से नहीं बचेगा, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। जी जी जी। नहीं, ये तो देखिए, अखिलेश जी निर्विवाद रूप से बेटर एडमिनिस्ट्रेटर सिद्ध हुए हैं और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम है नहीं कुछ। ये वक्त की बात है कि इससे एक देश का भी नुकसान होता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो पिछले 7 साल से एक सेंसिटिव पर्सन, जो कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए जिसके दिल में स्थान था, और पंचम तल पे जाइए तो ऐसे बहुत सारे जो है पत्रकारों के लिए हमारे मित्र साहित्यकार, पत्रकार हैं कि अखिलेश जी अपने कमरे से निकल के हाथ पकड़ के अंदर लेके जाते थे। तो ये आज योगी जी के यहाँ मिसिंग है। लेकिन उनका मुद्दा नहीं है ये, उनका तरीका है, हर आदमी की पर्सनालिटी है, हर आदमी का व्यक्तित्व है। तो लेकिन अगर हम जो है जाएंगे अखिलेश जी से मिलने, अखिलेश जी हमसे सम्मान के साथ मिलेंगे। तो अखिलेश जी एक बहुत बढ़िया आदमी रहे, और हालांकि दिक्कत ये हो गई कि योगी जी ने उनसे अच्छा काम कर दिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो ये मानते हैं कि अगर अच्छा ही काम किया होता तो रिवर फ्रंट को पूरा, लखनऊ की बात करें तो रिवर फ्रंट को पूरा कर दिया होता, और अच्छा काम किया होता। जेपी सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की बहुमूल्य संपत्ति है वो जी, उसको पूरा कर दिया होता, आज समाज के काम आती। या और तमाम ऐसे परियोजनाएं थी, मेट्रो जैसे हमने लखनऊ में शुरू किया था, उनको और जितने उन्होंने वादे किए थे, जिन जिन जगहों पे मेट्रो चलाना है वो सब चालू कर दिए होते, तो हम समझते कि हाँ ठीक है, कुछ और बेहतर कर रहे हैं। अभी तो उनको सिर्फ मंदिर और मस्जिद के अलावा तो नहीं कुछ दिखाई दे रहा। आप देखिए वहाँ दिए जल रहे हैं या वहाँ मंदिर का कॉरिडोर बन रहा है, इसके अलावा तो नहीं। उनके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, और आज ही की अखबार है, आज के अखबार में हिंदुस्तान में मैंने पढ़ा कि किसी पत्रकार ने एक छोटी सी सड़क राजधानी की, उसमें गिन करके लिखे हैं कि इतनी 1-1.5 किलोमीटर में 27 गड्ढे हैं। तो अगर वो काम करना चाहें तो सरकार उनकी है, वो उनके पास मौका है जनता की सेवा करने का, लेकिन उन तरफ उन मुद्दों पर काम करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के लिए परेशान है। कोरोना के बाद जो लोग लौट के आए पूर्वांचल के खासकर हिस्से में, पूरे हिंदुस्तान से जो गरीब मजदूर, जो खेतिहर मजदूर जो काम करने गया था, कोरोना में गांव को लौट के आ गया, उसके लिए कोई योजना नहीं आई, आज तक कोई योजना नहीं। वो एक मुख्यमंत्री का चल रहा है पोर्टल पे। अब हर आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर इतना योग्य नहीं है कि वो पोर्टल पे जाकर के आपके लिए काम करे, जबकि आपके पास संस्थाएं हैं, आप रोजगार कार्यालय चलाते हैं, उनके माध्यम से नौकरियां मिलनी चाहिए। कहते थे कि भारत सरकार ने अनाउंस किया था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां सरकारी देंगे। हमें तो लग रहा है कि हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। हर जगह हम जा रहे हैं उस पर शिफ्ट कर गए संविदा पर। तो सर बहुत वैल्यूएबल फीडबैक मिला हमारे धनंजय जी का। तो धनंजय जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 2 करोड़ नौकरी सरकारी, 2 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दी। 2 करोड़ सरकारी नौकरी तो आज तक मिली ही नहीं किसी को। 2 करोड़ तो सरकारी नौकरी ही नहीं है। कुल मिलाकर नौकरी, अगर एम्प्लॉयमेंट का कारण अगर मानेंगे कि रोजगार देने का मतलब है कि नौकरी देना, तो इस देश को कभी रोजगार नहीं मिलेगा, कोई सरकार नहीं दे पाएगी। आप चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना दीजिए और चाहे जिसको राष्ट्रपति बना दीजिए और सब प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री लगा लीजिए, कभी भी रोजगार देने का माध्यम सरकारी नौकरी हो ही नहीं सकता। आरक्षण भी
बहलाया जाता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, आपको जो है ये बनाएंगे वो बनाएंगे। नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण काहे बात का देंगे, और आप बनेंगे भी क्या, और कितने % लोग सरकारी नौकरी में पा जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, एक डेवलपमेंट को इस तरीके से करना पड़ेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तमाम स्कोप खुलें, तमाम आपको खाली हम लोग जब हाई स्कूल इंटर तक लिखते थे भारत एक कृषि प्रधान देश है, अरे जब कृषि प्रधान देश था तब ये सब समस्याएं हम लोग की थी कि नौकरी मिले, ये मिले, वो मिले। आज कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत तीसरी जो है शक्ति है। आपने देखा होगा टाइम्स के अखबार में जब पुतिन मिले, शी जिनपिंग मिले और मोदी जी मिले तो अखबारों ने छापा कि 4 महाशक्तियों में से 3 एक साथ। अब चीजें बदल गई हैं। राजेश जी, मैं आपको इंटरवीन करना चाहता हूँ। आप ये ठीक है, अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर गए तो बहुत अच्छा कवरेज मिला, लेकिन जब आप इतिहास में भी जाएंगे ना, आप यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, जब इतिहास में भी जाएंगे तो जब भी हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में जाते थे तो भारत एक हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन का जब लीडर बन के उभरा भारत नेहरू जी की लीडरशिप में, उसके बाद से भारत एक इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से रहा। उससे इनकार कौन कर रहा है? आप देखेंगे कि अभी मनमोहन सिंह जी जब गए थे तो मुझे लगता है कम से कम 15 मिनट तक हाउस चाहे ताली बजती रह गई। तो ये हम लोग सभी को भारतीय होने की वजह से गर्व का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री अगर किसी भी देश में जाता है और उसको सम्मान मिलता है तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। खैर, मैं बात में सहमत हूँ धनंजय जी के, लेकिन कोई रिश्तेदार आपके यहाँ बड़ी सी कार से आता है और बढ़िया वाली मिठाई लेके आता है, और कोई रिश्तेदार जो है हड़िया में बंधा हुआ सुतरी से लेके जो है टहलता हुआ चला आता है पैदल, तो दोनों की इज्जत होती है। लेकिन भाई साहब ये सच है कि अमीर आदमी की ज़्यादा होती है। तो चाहे जो भी सरकार रहे, भारत को अमीर करे, सपा वाले भी आए, जब भारत अमीर होगा तो हर छोटे बड़े के पास वो चीज पहुंचेगी। राजेश जी, आपने तो हमारी ही बात कही है, हम लोग भी यही चाहते हैं, इसके अलावा हम भी कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि देश का कर्जा खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। देखिए, कर्जा खत्म होने की अगर आप बात करेंगे तो आप सबसे अमीर आदमी किसको मानते हैं? परिभाषा ये है कि जो सबसे बड़ा आदमी उसके ऊपर कर्जा उससे ज्यादा। अब ये आप मान सकते हैं? नहीं, मान नहीं सकते। जिस पे कर्जा नहीं है वो बड़ा आदमी। तो फिर इसके हिसाब से नेपाल और भूटान सबसे बड़ा देश है, इनके पास कर्जा सबसे कम है, और अमेरिका जिसको आप सबसे बड़ा डेवलप्ड देश मानते हैं उसके ऊपर कर्जा सबसे ज़्यादा है। ट्रंप साहब आए हैं, जो हिंदुस्तान का कर्जा है हिंदुस्तान के ऊपर, उसका 300 गुना ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है। अभी इकोनॉमिक्स बदल गई है सर, नए सिरे से सोचिए, नए सिरे से आप भाई तो इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं ना कि एसेट और लायबिलिटी का, हाँ, तो एसेट ज्यादा हो और लायबिलिटी कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारी जीडीपी से ज्यादा हमारा कर्जा हो गया तो हमारा सवाल है। जब आपके पास एसेट नहीं है, आपको एक रोजगार करना है, रोजगार करने में आपको ठेका मिल गया कि सड़क बनवाना है, उसके अंदर जेसीबी लगेगी खोदने वाली, अब 45 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको सड़क बनाना है तो आप 45 लाख का बैंक से जाएंगे, कर्जा लेंगे, लाएंगे मशीन, खोदेंगे और आप बनाएंगे और बाद में चुकाएंगे ना। तो क्या सरकार चुका नहीं रही है? नहीं चुका रही ना सर, 36% जीडीपी का खाली ब्याज चुकाने में जाता है। अब आप सोचिए कि जब माननीय ये सरकार हिंदुस्तान में बदली तो 22% जीडीपी का पैसा ब्याज में जाता था, आज 36% जा रहा है। हम लोगों को बतौर नौजवान, बतौर देश के जिम्मेदार एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते चिंता तो यही है। और देखिए, अब मैं इसको भाई साहब की बात को, धनंजय जी भैया की बात को मैं समाप्त करता हूँ। ट्रंप जी जो कर रहे हैं, ट्रंप जी करना क्या चाह रहे हैं? अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाह रहे हैं।
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो दो चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि अमेरिका ग्रेट वेट नहीं था, अब हम आए हैं तो बनाएंगे। एक तो ट्रंप जी है, तो ट्रंप जी क्या कर रहे हैं, इनकी भी चिंता वही है जो चिंता हमारे धनंजय भाई की है, सोच मिलती जुलती है ट्रंप जी की और धनंजय जी की। तो वो चिंता ये है कि कैसे अमेरिका में लोग ज़्यादा अपना माल बेच जाते हैं, हमसे कोई खरीदते ही नहीं। तो कर्ज चुकाने की भावना मेन है कि अमेरिका के ऊपर जितना कर्ज है उसको चुकाओ और कम करो, और वही चिंता जो है हमारे समाजवादियों का है। धनंजय जी तो उसके एक पार्ट है। तो कर्ज को कम से कम रखो, और ये अगर पुरानी थ्योरी लिया जाए डेवलपमेंट की जो हमारे पिताजी, उनके पिताजी के पास रहती थी, भैया कमाए खाओ लेकिन कर्जा न रहे आपके ऊपर। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं, चीज़ें हुई हैं, शायद ही कोई ऐसा। राजेश जी देखिए, हाँ। एक गांव की बात आपने कही तो मुझे भी याद आ गया जी। गांव में हम सबके यहाँ एक कहावत होती थी कि भाई आप अगर अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से कुछ जमीन अपनी बढ़ा नहीं सकते तो अपनी पुरखों की जमीन को घटाइए मत। जी। और यहाँ क्या हो रहा है कि पुरखों को हम गाली भी दे रहे हैं, नेहरू जी से लेकर के और इंदिरा जी तक के या मनमोहन सिंह जी तक के पुरखों को हम गाली भी दे रहे हैं, और उन्हीं की जमीन बेच करके गिरवी रख करके हम पैसा भी ले रहे हैं। अच्छा, ये जमीन कौन कौन सी गिरवी हो गई? क्यों नहीं? क्या बेच दिया? आपने एयर इंडिया बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी, ठीक है ना? ठीक है। आपने कम से कम जो नवरत्न हमारी कंपनियां थी, 5 कंपनियां, जी, जिसमें एक हमारी एचपीसीएल पेट्रोलियम वाली कंपनी, उसको भी टेंडर पे है, और देश के न जाने कितने एसेट हैं। कहेंगे तो मैं सूची उपलब्ध करूं। नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। देखिए क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये सोच आई रसिया से, और उस समय जब जवाहरलाल नेहरू जी आए तो अमेरिका ने जो है किया क्या था, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, देश को डिवाइड किया था। और देश को डिवाइड किया था तो हमारा एक नेचुरल दोस्त रसिया हुआ। रसिया में कम्युनिज्म था। वो कम्युनिज्म की सोच आई कि सरकार सारी इंडस्ट्री लगाएगी, सरकार के सारे कारखाने होंगे, सरकार का ये होगा, सरकार का वो होगा, और उससे जो है जनता को लाभ मिलेगा। सोच के लेवल पे सही थी। लेकिन अगर एयर इंडिया नहीं चल रही है, आप कोई गाड़ी खरीदेंगे और आपका रोज साला मैकेनिक के यहाँ जा रहा है, चल ही नहीं रहा है, आप क्या करेंगे? बेच देंगे ना। तो हम विकल्प पे आएंगे। तो विकल्प क्या है? सरकार कोई प्रॉफिट बनाने की संस्था नहीं है वैसे। अरे तो सर, सरकार का अगर पैसा हार्ड अर्न, हमारा आपका पैसा जी, अगर वो जो है किसको बेच दिया, कोई जो है अमेरिकन कंपनी को थोड़ा बेच दिया है, टाटा को बेच दिया है। हाँ ठीक है। और टाटा अगर उसको चला ले रहा है अपना पैसा लगा के, आप कोई टूटही गाड़ी है उसको किसी मिस्त्री को बेच दीजिए, वही आपके घर के सामने से आपा की गाड़ी जरूर लेके चलाएगा। देखिए, हम फैसला लेते हैं, हम अपने इंटरेस्ट में लेते हैं। सरकारों को फैसला लेना चाहिए दूसरों के, चाहे जितना घाटा है उसको चलाते रहना चाहिए। सरकार को चलाना पड़ता है। सरकार कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है। हम टैक्स तो सरकार लास्ट मेकिंग भी नहीं है। नहीं, आप कि अपनी कुल कमाई हमसे आपसे इनकम टैक्स वसूल है। हाँ, और घाटा खा जाए एयरलाइंस चला के। हाँ, जो प्रॉफिट मेकिंग संस्था है, आपने ध्यान नहीं दिया, जो हमारी घाटे की संस्था है, जो नहीं हमारे आज हो सकता है उस समय वो व्यापार फायदेमंद रहा हो, अब नहीं काम नहीं उसको हटा सकते हैं आप। देखिए, सरकारी बाबुओं के बस का है नहीं। सरकार जितनी जल्दी सारे इंडस्ट्रीज से मुक्ति पाले, अब आपकी भी सरकार आए, कभी उद्योग मंत्री बन जाइएगा तो सब फटाफट घाटे वाली चीज बेच डालिएगा। आप जो कह रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है ना कि हम जो कल को अपनी सुरक्षा भी दे देंगे कि भाई हमसे तो पुलिस भी बड़ी भ्रष्ट हो गई है, तो अब हमारी सिक्योरिटी भी ले लो, हमारे देश का सीमा की सुरक्षा भी किसी नाटो की एजेंसी को दे दें या हम अमेरिका को दे दें। सर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है जी। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एयर इंडिया जी। आपने लगाया, TSL लगाया जी, भाजपा आई थी बेचने, किसने बेचा? आपने बेचा। नहीं तो इलाहाबाद की नैनी में हाँ, भारत पंप एंड कंप्रेसर आई थी, किसने बेचा? आपने बेचा। आप नहीं चला पा रहे थे। और जो जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे अपने सिविल स्ट्रक्चर में,
एक आईएएस से आप समझते हैं कि वो चला देगा बिजनेस? आप अगर कोई बिजनेस करते होंगे तो फोन आया, भैया ये चाहिए, आपने कहा हाँ ठीक है, ओके बेटा ले लो, लाओ हम फोन कर देते हैं, भेज देगा, तब आपका बिजनेस चलता है। ये छोटे बाबू ने बड़े बाबू को, बड़े बाबू ने उससे बड़े बाबू को, उससे बड़े बाबू ने उससे बड़े बाबू को, और उसके बड़े वाले बाबू ने कहा यार हम फंस न जाए, कहीं मुख्यमंत्री जी को भेज दो फाइल। रिफॉर्म्स के तो पक्षधर तो देखिए, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं, रिफॉर्म्स तो होने चाहिए। जब तक आप अंदर से डिसाइड नहीं करेंगे सर, क्विक तरीका नहीं अपना लाएंगे, अफसर डरता है डिसीजन लेने में, क्या पता कहीं जांच हो जाए हम फंस जाए, तो उसको डिसीजन ही नहीं लेता। इसलिए सरकार के बस का कोई इंडस्ट्री चलाना नहीं मतलब है। ये नहीं है ना कि अब हम ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल वॉश कर दें, हमें सुधारना चाहिए। अरे सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन में रखिए ना, पुलिस रखिए साला डंडा मारे, डॉक्टर रखिए जो इलाज करे, बुलडोजर चलाए, स्कूल चलाइए ना जो पढ़ाए। जब 5000 स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया, आप बताइए आप। सर जहाँ पे एक फिजिबिलिटी देखा जाता है, खैर मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ आपकी बातों को सर माथे पे रखते हुए कि हर सरकार की कमियां होती हैं, हर सरकार में सुधार की गुंजाइश होती है, और आप जब आएंगे तो ऊपर वाला अगर देश की जनता का भला करना चाह रहा होगा तो आपकी सरकार को सद्बुद्धि देगा, आप और अच्छे कदम उठाएंगे, तब हम लोग कहेंगे कि योगी जी से तो अच्छा जो है अखिलेश दोबारा आ गए। अब अखिलेश से अच्छे योगी जी आ गए तो कोई क्या करे। नमस्कार।